हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ वाटर रिसोर्स भी। तो इन दोनों के ही 1 मार्क्स क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो दोनों ही देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। सेक्शन ए है हमारा एमसीक्यू, जो वन वर्ड क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है खादर इज़ अ टाइप ऑफ। खादर और बांगर ये दोनों ही एलुवियल सॉइल के टाइप होते हैं, ये हमने आपको बताया है। खादर जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है और बांगर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले का बी। क्लियर है बेटा, यहाँ पे पहले का सही आंसर क्या होगा, पहले का बी आंसर सही होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड अगेन। वैसे रिसोर्स जो दोबारा से प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे। तो ये क्वेश्चन में ही देखिए आपका आंसर छिपा हुआ है। रिन्यूड का मतलब है रिन्यू किया जा सके, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड। जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी हमारी, इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, वो 1992 में हुई थी। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो में। तो पूरी डिटेल आपको पहले से पता है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल से आप बता सकते हैं, थर्ड का सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज प्लेन इन इंडिया। तो बेटा आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जो लैंड सरफेस है वो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन 3 तरह की होती है। पहली प्लेन, दूसरी माउंटेन, और तीसरी जो प्लेन और माउंटेन के बीच में होती है जिसे हम प्लेटू कहते हैं। तो प्लेन एरिया इंडिया में कितना है, प्लेन लैंड एरिया कितना है इंडिया में, तो टोटल लैंड एरिया का 43% कैसा है, प्लेन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल नाम क्वेश्चन में ही ये लोग आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। इससे सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हमने बताया था लाइव लेक्चर में कि ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुआर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुआर सॉइल भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमेशा रेगुआर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल को मिक्स करके पूछा जाता है। तो रेगुआर सॉइल को ही कॉटन सॉइल कहते हैं या ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्लैक सॉइल आपका अदर नेम इसका रेगुआर सॉइल है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाई। सॉइल जो है उसे बचाया जा सकता है, उसका प्रिजर्वेशन किया जा सकता है कैसे। कटिंग ऑफ ट्रीज बिल्कुल गलत है, ओवर ग्रेजिंग ये भी नहीं होगा, प्लांटिंग ट्रीज हो सकता है, और D1 है एक्सेसिव माइनिंग, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन कैन बी सीन इन द स्टेट्स ऑफ। लैंड डिग्रेडेशन यानी जो जमीन का क्षरण हो रहा है, जो सॉइल इरोजन हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी लगाने की वजह से, कैन बी सीन इन द स्टेट्स ऑफ, वो किन राज्यों में देखने को मिलता है। बेटा अब हमने देखो पढ़ा है कि सिंचाई जो है वो सभी स्टेट्स में होती है फसलों की, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं हरियाणा और पंजाब में। और हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा है इसी से रिलेटेड कि HYV सीड्स, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स जो होते हैं उनमें पानी ज़्यादा लगता है। तो यानी कि ओवर इरिगेशन कहाँ करना पड़ा होगा, जहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किए गए हैं, यानी कि पंजाब और हरियाणा। तो ये 3 चीजें मिक्स होके हमारा आंसर कौन सा बताएंगी सही, आंसर ए सही होगा हमारा। पंजाब हरियाणा जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले अडॉप्ट किए थे, जहाँ पर HYV सीड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहीं पर पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी और वहीं पर ओवर इरिगेशन भी किया जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स यानी लिविंग थिंग से मिलने वाला रिसोर्स। तो हम देख रहे हैं रॉक माउंटेन मिनरल कैसे हैं, नॉन लिविंग है, लेकिन फ्लोरा हमारा कैसा है, ये हमारा लिविंग है। ये हमारा कैसा है बेटा, लिविंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दे आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज ही हैं जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। कमोडिटी भी रिसोर्स में आएगी, थिंग भी रिसोर्स में आएगी, नन ऑफ देम नहीं होगा क्योंकि रिसोर्स यहाँ पर पहले से ही सही आंसर दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर सी। इसके बाद बेटा देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो एक बार खत्म होने के बाद वापस नहीं आता है, वह कौन सा है। तो सोलर, टाइडल और हाइडल एनर्जी ये कैसे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। बहता हुआ पानी, सूरज से मिलने वाली किरणें, टाइडल एनर्जी यानी ओशियन की जो टाइड्स हैं, ये सब लगातार बनती रहती हैं। लेकिन जो यहाँ पर पेट्रोलियम दिया गया है बेटा, ये कैसा है, ये हमारा कन्वेंशनल रिसोर्स है, यानी कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद वापस नहीं आता है। गाड़ी में पेट्रोल हमें बार बार भराना पड़ता है, ठीक है। इसी से हम लोग याद रखेंगे कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वापस नहीं आने वाला। ऑप्शन सी सही होगा 10th का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज कैसे होते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आंसर आपको इंडिविजुअल पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था सबसे पहला होता है पब्लिक, दूसरा था प्राइवेट, तीसरा था कम्युनिटी बेस, या फिर लास्ट था इंटरनेशनल। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट या नेशनल रिसोर्स, इसी को कहते हैं। दूसरा था हमारा प्राइवेट रिसोर्स, तीसरा था कम्युनिटी बेस्ड और चौथा था इंटरनेशनल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े थे, 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से ये भी आपको पता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 11 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाउ मैनी इकोनॉमिक जोन्स आर देयर इन इंडिया। इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बताया था आपको बेटा हिस्ट्री में भी और इकोनॉमिक्स में भी और ज्योग्राफी में भी। इकोनॉमिक जोन्स वो एरिया होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा लीनियंट होती हैं और ट्रेड को लिबरलाइज किया जाता है। तो इंडिया में ऐसी कितने इकोनॉमिक जोन्स हैं, इंडिया में 5 इकोनॉमिक जोन्स हैं। इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए सही होगा। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सॉइल इज अ, सॉइल कैसा है, सॉइल हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन कैसा, फ्लो टाइप रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी बनता तो रहता है अपने आप लेकिन बहुत धीरे धीरे बनता है। कॉन्टिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्स टाइप नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्स हमने आपको पढ़ा है ना, जो अपने आप वापस आते हैं। तो सॉइल का फॉर्मेशन अपने आप ही होता है, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स भी हम लोगों ने 2 तरह के पढ़े थे। कौन कौन से, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो टाइप रिन्यूएबल रिसोर्स। कॉन्टिन्यूअस जो लगातार आते रहते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंडो एनर्जी हो गया। लेकिन फ्लो टाइप रिन्यूएबल रिसोर्स जो बहुत धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है। तो सॉइल कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन फ्लो टाइप, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन बेटा वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्लोप को कम करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। तो पंजाब में हम लोग देख रहे हैं एलुवियल सॉइल पाई जाती है, प्लेन फील्ड्स हैं। सेम एज इन हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, इन तीनों एरिया में एलिवेशन तो नहीं है, यानी कि प्लेन फील्ड्स पाई जा रही हैं एलुवियल सॉइल वाली। जो माउंटेन सॉइल या स्लोप एरिया पाया जा रहा है वो इन चारों स्टेट्स में से कहाँ पाया जा रहा है, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। इसका अभी नाम क्या है, उत्तराखंड, ठीक, याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के वर्षों में भारत में लैंड और वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या रहे हैं। लैंड और वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज हमने आपको वीडियो में भी बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं ये एग्रीकल्चर में आते हैं, लेकिन इनसे वाटर और सॉइल पोल्यूट होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से भी पोल्यूट होता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेन कॉज पूछ रहा है, इसलिए जो सबसे मेजर कॉज है वो क्या है हमारा, ए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, आप बायोटिक रिसोर्स के भी हो सकते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए, लेकिन कोल तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल है आपको वो कौन सा दिखेगा,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी ये वो सारे रिसोर्स हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये वापस नहीं आते हैं, यानी लगातार कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल से ये डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। यहाँ पर एबायोटिक रिसोर्स भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें पता है कोल और पेट्रोलियम ये कैसे मिल रहा है, ये बायो ऑर्गेनिज्म से ही मिल रहा है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को पहले इग्नोर करेंगे और बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो हमें मिल रहा है डी, हम लोग उसे टिक करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सॉइल रेस्पेक्टिवली। तो हमने आपको बताया था एलुवियल सॉइल दो तरह की होती है, ओल्ड वन यानी बांगर, न्यू वन यानी कि खादर। तो ओल्ड और न्यू पूछ रहा है तो पहले बांगर आएगी फिर खादर आएगी। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वो न्यू एंड ओल्ड पूछता है तो फिर खादर एंड बांगर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है रेगवार सॉइल या ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल या रेगवार सॉइल, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रेगवार सॉइल वर्ड, रेगवार वर्ड जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक सॉइल उतना यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। भारत में या देश में नेशनल फॉरेस्ट स्कीम के तहत कितना परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो होना चाहिए पूछ रहा है, इसलिए 33% बताएंगे, लेकिन है कितना हमारा 19.27%, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करिएगा तब आंसर करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। हाई टेम्परेचर हो और इवेपोरेशन यानी पानी बहुत कम हो तो कौन सी सॉइल हमारी बनेगी। तो हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन के थ्रू हम लोगों की एराइड सॉइल बन रही है। कौन सी सॉइल बन रही है? एराइड सॉइल। लेकिन एराइड सॉइल के बनने का एक और रीज़न था। क्या रीज़न था? टेम्परेचर डिफरेंस। किसमें? डे एंड नाइट। टेम्परेचर डिफरेंस किसमें? डे और नाइट में। दिन और रात के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से एराइड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वैसे तो रेड सॉइल भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन की वजह से रेड सॉइल भी फॉर्म होती है, लेकिन लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर डिफरेंस इन डे एंड नाइट की वजह से एराइड सॉइल यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाय अ नेशन। नेशन के द्वारा एक्वायर किए जाने वाले रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? सिंपल सा है, नेशन द्वारा एक्वायर किए जाने वाले रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्स कहते हैं या पब्लिक रिसोर्स। दो ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल रिसोर्स और पब्लिक रिसोर्स, दोनों ही सही होंगे क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही गवर्नमेंट सेक्टर या नेशनल सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर लेकिन नेशनल रिसोर्स अलग से मेंशन किया गया है, इसलिए हम लोग नेशनल रिसोर्स को टिक करेंगे क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेशनल रिसोर्स सही होगा, अगर नेशनल रिसोर्स ना दिया होता तो हम पब्लिक रिसोर्स ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शीट इरोजन। शीट इरोजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो शीट इरोजन के लिए अंडरग्राउंड वाटर तो नहीं होगा क्योंकि सरफेस के ऊपर से शीट सॉइल इरोजन होता है शीट इरोजन के द्वारा। विंड से शीट इरोजन होगा नहीं क्योंकि पानी बहता है तब होता है। ग्लेशियर तो बर्फ की फॉर्म में है, तो बचा क्या हमारा? वाटर। यही ऑप्शन सही होगा, यानी वाटर है हमारा जो शीट इरोजन कॉज करता है। होता क्या है बेटा, हमने आपको बताया था जब स्लोप एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो पानी तेज धार के साथ एक साथ नीचे आता है और तब वो इस एरिया में क्या कॉज करता है? शीट इरोजन। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। हवा के प्रभाव को कम करने के लिए या हवा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बेटा पता होगा जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, डेजर्ट एरियाज, वहाँ पर फील्ड को कवर करने के लिए फील्ड में हवा चलती है तो रेत उड़ के खेतों में आ जाती है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है।
खेतों से फर्टाइल लैंड उड़ के बाहर भी चली जाती है। इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए पेड़ों के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं या बुशेस लगाई जाती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट। तो यहाँ पर विंड के फोर्स को कम करने के लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, शेल्टर बेल्ट, क्योंकि कंटूर प्लाविंग और टेरेस प्लाविंग ये सब सॉइल इरोजन जो वाटर के थ्रू हो रहा है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये सब वाटर के थ्रू होने वाले इरोजन को कम करने के लिए होते हैं। केवल शेल्टर बेल्ट ऐसा ऑप्शन है जो एयर के थ्रू होने वाले इरोजन को प्रिवेंट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश। एमपी में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा या बहुत ज़्यादा पानी की समस्या नहीं है कि फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियाँ ही पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जो सब्सिडरी हैं, मेन नदियों में नर्मदा और ताप्ती आ रही है। तो मध्य प्रदेश में फ्लड जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पास्चर लैंड नहीं है, इसलिए ओवरग्रेजिंग का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। माइनिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो मेन कॉज है वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाना पड़ा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाना पड़ा था। क्यों, डिफॉरेस्टेशन जो मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू है ये इस चैप्टर का, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास यानी हमेशा होने वाले विकास के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही बताया है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है देख लेते हैं, डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिज़ायर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटी। ऐसा विकास जो सभी समुदायों के मेंबर्स की इच्छाओं को पूरा करे। या फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। नहीं, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है, बी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। ए क्या कह रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो हमने आपको बताई थी, तो उसमें आपको हमने एक लाइन बताई थी, टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। यानी आज जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल हम इस तरह से करें, ऐसे करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें और फ्यूचर को नुकसान ना हो। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। यानी जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि पोल्यूशन ना हो और वो फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बेस्ट सूटेबल होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। बाकी देखने में तो सभी सही लगेंगे, पर जो बेस्ट सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग उससे टिक करेंगे। इसके बाद बेटा देखते हैं इस चैप्टर का सेक्शन बी जो है हमारा मैचिंग द कॉलम्स। मैचिंग द कॉलम्स में यहाँ पर 5 चीज़ें आपको दी गई हैं कॉलम ए और कॉलम बी में। सबसे पहले कॉलम ए का देखते हैं, ए पॉइंट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो बेस्ट सूटेबल इसका एग्जाम्पल होगा वो है बी कॉलम में टॉप सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है उसे हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। ये क्लास 7th 8th में भी जब आपने सॉइल के लेयर्स पढ़ी होगी तब आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर ए का ऑप्शन क्या सही होगा, सेकेंड, टॉप सॉइल। बी इसके बाद कह रहा है न्यू एलुवियल सॉइल। तो न्यू एलुवियल सॉइल हमने आपको बताया था कौन सी होती है, खादर। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का क्या हुआ, टॉप सॉइल, बी का क्या होगा, खादर। और इसके बाद हम देखते हैं सी, रेगवार सॉइल। रेगवार सॉइल हमारी क्या होती है, रेगवार सॉइल हमारी कहलाती है ब्लैक सॉइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इसके बाद डी कह रहा है लैंड विद मैनी गलीज एंड रैलीज। कट गया है एक वर्ड यहाँ पर, गलीज एंड रैलीज होगा, ठीक है। तो जो जिस लैंड में गली और रैली बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है वो लैंड कैसा है, डिग्रेडेशन हुआ है, उस लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। इसके अलावा लैंड को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो है हमारी ओवरग्रेजिंग। तो जो बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल थे वो यहाँ से आप देख सकते हो, ए का सेकेंड, बी का 4th, सी का 1st, डी का 5th एंड लास्ट वन ई का क्या हो जाएगा, 3rd। आप आंसर यहाँ से मिला भी सकते हो।
ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फिफ्थ एंड ई का क्या हो जाएगा, थर्ड वन। इसके बाद बेटा आता है हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आपको पता है थ्योरी नहीं आनी है, ठीक है, तो इससे एमसीक्यू आ जाए बहुत बड़ी बात है। 1 या 2 नंबर का आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ मैप वर्क मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इससे थ्योरी ज़्यादा आपको एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैप वर्क जो आपको हमने मैप बताए हैं वो पढ़ लीजिए, बस उससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर का। फिलहाल देख लेते हैं कि एमसीक्यूज इसके ज़्यादा नहीं है, 10 ही 11 हैं। पहला एमसीक्यू इसका कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन विच इज़ 96.5। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था बेटा 96.5% कैसा है, ओशियन में है, 2.5% कैसा है, फ्रेश वाटर है, बचा जो 1% सैलाइन वाटर ऑन अर्थ, यानी कि जो लगून्स है हमारी, जैसे चिल्का लेक हो गई, सांभर लेक हो गई, एट्सेट्रा, ये हमारा 100% कंपोजिशन है वाटर का जो अर्थ पर अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन, ये हमने आपको बताया था कहाँ कंपलसरी किया गया है, तमिलनाडु स्टेट। यहाँ पर जो घर आप बनाते हो उसमें रूफ रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए सिस्टम इम्प्लांट करना बहुत कंपलसरी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है विच रिवर ऑन विच रिवर हैज़ नागार्जुन सागर डैम बीन कंस्ट्रक्टेड। नागार्जुन सागर डैम जो है वो रिवर कृष्णा पर है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन किस स्टेट में है ये आपको याद रखना है, तेलंगाना, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम रिवर कृष्णा पर, तेलंगाना में। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ सरफेस का कितना पार्ट वाटर से कवर है, तो ये लगभग 3/4 है। 3/4 यानी 75% होता है, पर चूंकि अप्रॉक्स बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पर बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 70%। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। तो ये रैंक निकाली जाती है स्टूडेंट्स कि कितना पानी प्रति व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, क्योंकि अब इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा होने के बाद भी प्रति व्यक्ति जो पानी की उपलब्धता है वो कम हो जाती है, इसीलिए भारत की रैंक कितनी है, 133। ऐसा नहीं है कि 133 का मतलब भारत में पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी पॉपुलेशन होने की वजह से भी डिक्रीज कर रही है यहाँ पर भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी इन ईयर ऑफ 2025। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले 5 सालों में लगभग 2 बिलियन लोग, 2 बिलियन का मतलब है 200 करोड़ लोग जो है वो पानी के कमी में, साफ पानी की कमी में जी रहे होंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी भी कुछ देश हैं जो अफ्रीका में हैं, जैसे नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, एट्सेट्रा, यहाँ पर खाने और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इवन अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी ढेर सारे स्टेट्स हैं, जैसे एमपी हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया जहाँ रेन वाटर इसीलिए हार्वेस्टिंग की जा रही है, राजस्थान हो गया, गुजरात के सम पार्ट हो गए, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। और पेनिसुला रीजन में जितने भी स्टेट्स हैं मोस्टली सब में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सभी स्टेट्स में लगभग ड्रॉट की कंडीशन हर साल हमें फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द अक्रॉस द स्टेट इज़ तमिलनाडु। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंपॉर्टेंट है। केवल तमिलनाडु ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया है सभी लोगों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है रेन वाटर इज़ रिफर्ड एज पलार पानी। जो यहाँ पर ये बेटा पलार पानी वर्ड जो है ये राजस्थान वेस्टर्न इंडिया से आया है, जहाँ पर हमें रेगिस्तानी इलाका देखने को मिलता है, वहाँ पर रेन वाटर को पलार पानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा वेस्टर्न इंडिया का ये टर्म है जो हमें देखने को मिल रहा है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तुंगभद्रा रिजर्वायर इज अक्रॉस द रिवर। तुंगभद्रा रिजर्वायर जो है वो किस नदी पर बना है? तो ये हमें पता है तुंगभद्रा रिवर तुंगभद्रा डैम पर ही बना हुआ है। ठीक है, किस स्टेट में? ये स्टेट जरूर याद रखिएगा, कर्नाटका स्टेट में है बेटा। कहाँ है? कर्नाटका स्टेट में तुंगभद्रा रिवर पर तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा नागार्जुन सागर डैम इज अक्रॉस द रिवर अगेन। नागार्जुन सागर इज अगेन ऑन कृष्णा रिवर। ये भी याद रखिएगा, नागार्जुन सागर डैम किस रिवर पर है? कृष्णा पर है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इस चैप्टर का जो एमसीक्यू है, इन विच पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स। गुल्स एंड कुल्स हमने आपको बताया है कहाँ बनाए जा रहे थे? माउंटेन्स में या माउंटेन रीजन्स में बनाए जा रहे थे। तो क्या अरावली रीजन में माउंटेन पाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरावली रीजन में बिल्कुल नहीं। अरावली माउंटेन है कहने के लिए राजस्थान में, लेकिन वहाँ गुल्स एंड कुल्स नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि बारिश ही बहुत कम होती है। सेमी अराइड रीजन जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, यहाँ पर भी माउंटेन्स नहीं है जहाँ पर बारिश हो रही हो। प्लेन्स ऑफ बंगाल में माउंटेन कैसे मिलेंगे? केवल वेस्टर्न हिमालय रीजन है जहाँ पर माउंटेन है हमारे और बारिश भी होती है। इसीलिए जो माउंटेन है उसमें छोटे छोटे रास्ते बना दिए जाते हैं जिससे पानी होकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। इसे ही हम क्या कहते हैं? गुल्स एंड कुल्स का फॉर्मेशन। तो ये कहाँ होगा? वेस्टर्न हिमालयाज माउंटेन्स में होता है, ये याद रखिएगा बेटा। इसके बाद सेक्शन बी हमारा, हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको वन वर्ड जो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से, जैसे विच रिवर्स इन इंडिया फ्लो इन रिफ्ट वैली। तो रिवर्स जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं दो हैं हमारी, नर्मदा और तापी। हमने आपको बताया था जो इंडिया में गुजरात पोर्शन है यहाँ पर, जो इंडिया में गुजरात पोर्शन है यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं वो विंध्याचल पर्वत, मैकाल और महादेव पर्वत, सतपुरा की पहाड़ियाँ, इन सब से होते हुए बढ़ती हैं आगे रॉकी रीजन में। और ये कैसी हैं? रिफ्ट वैलीज़ हैं। ये नदियाँ जो हैं वो पहाड़ियों के बीच से यानी रिफ्ट वैलीज से होकर आगे बढ़ती हैं किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ गिरती हैं? गल्फ ऑफ खंभात यानी अरेबियन सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेम द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की 3 मेजर रिवर सिस्टम बताइए। तो हिमालयाज में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जम्मू कश्मीर जो मानसरोवर लेक है, यहाँ से 3 नदियाँ हमारी निकल रही थी, 2 नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं। एक इंदस जो हिमालयन रिवर में आएगी, एक ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करेगी, और एक हमारा था उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा यानी गंगा। यानी 3 नदियां हैं जो इस रीजन में हमें पढ़नी है। कौन कौन सी? इंदस रिवर, गंगा रिवर और थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। इसके बाद अगला है हमारा, गिव द नेम ऑफ मेजर रिवर्स इन पेनिसुला रीजन। पेनिसुला रीजन यानी कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की जितनी भी रिवर्स हैं वो सब पेनिसुला रीजन की रिवर्स कही जाएंगी। इनमें मेजर रिवर्स के नाम बताने थे। तो मेजर रिवर्स के नाम आपको याद रखने हैं। महानदी, ऊपर से याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनगंगा, कोयना, प्रवारा, नर्मदा, तापी, पेन्नार या पेरियर एट्सेट्रा। इतनी सारी रिवर्स हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। 5 तो आपको कम से कम लिखनी ही है, ठीक है? इससे ज़्यादा लिख सकते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू मैनी पेनिसुला रिवर्स हैव स्ट्रेट एंड लीनियर कोर्सेज। स्ट्रेट एंड लीनियर कोर्सेज का मतलब होता है बेटा कि सीधी धारा में ये नदियाँ बहती हैं, यानी बहुत ज़्यादा मींडर्स जो होते हैं, घुमाव जो हैं वो इन नदियों में देखने को नहीं मिलते हैं। घुमाव बेटा नदियों में तब बनते हैं जब रास्ते में कोई रॉक आए और नदी क्या करे, अपना रास्ता बदलकर साइड से बहना शुरू करे। तो ऐसा तब होता है जब साइड में उससे सॉफ्ट सॉइल मिले। लेकिन ऐसा चूंकि पेनिसुला रीजन में रॉकी रीजन है, पूरा चट्टानी इलाका है,
इसलिए चट्टानों में बहुत ज़्यादा घुमाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिंपल सा रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक बेड एंड लैक ऑफ सिल्ट एंड सैंड इन देयर कोर्सेज पेनिसुला रिवर्स डू नॉट फॉर्म मींडर्स। बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं बनते हैं पेनिसुला रीजन की नदियों में। मींडर्स बेटा आप अगर इमेज देखोगे तो क्लास 9th की बुक में मिल जाएगा आपको। मींडर क्या होता है, जब नदी एस शेप में मुड़ती है या घुमाव लेती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो था नेम सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की सम ट्रिब्यूटरीज बतानी थी। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत ईजी है बताना। गोमती, यमुना जो सबसे बड़ी है, इसके बाद सोन नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, हुगली एट्सेट्रा। तिस्ता, तिस्ता बेटा सिक्किम में पड़ती है, ये बहुत छोटी रिवर है, ये हमने आपको बताया नहीं है। क्लास 9th में जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था तब बताया था। तिस्ता हो गई, रायडक हो गई, ये सिक्किम के पास पड़ती हैं नदियाँ, ठीक हैं। तो बाकी सारी नदियाँ आपको समझ में आ रहा होगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, चंबल, बेतवा एट्सेट्रा, ये सब कैसी हैं, गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आई होप आपने ये अच्छे से किया होगा टेस्ट जो था। और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।